साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर नंबर 15 कुछ भी मुफ्त में नहीं होता। हर चीज का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकतर चीजों के लिए कुंजी उनके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। समस्या यह है कि अधिकतर चीजों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उनका अनुभव न कर लें। जब बिल अतिदेय हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी जिसकी शुद्ध संपत्ति ट्रिलियन डॉलर की एक तिहाई थी। बीते दशक के हर वर्ष में पहले या दूसरे स्थान पर रही थी, जो कॉर्पोरेट कुलीन तंत्र का एक चमकता उदाहरण था। फिर सब मानो टूट कर दह गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तीय विभाग को अस्त व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। फलतः इसे मिट्टी के मोल बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिनमें से कई बिलियन का नुकसान हुआ। जीई का स्टॉक 2007 में से $40 से गिरकर 2008 में $7 तक पहुंच गया। सीईओ जेफ इमलेट, जो 2000 में कंपनी संभाल रहे थे, उन पर अविलंब रूप से निष्ठुर दोषारोपण किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व, अधिग्रहण, लाभांश में कटौती, कर्मियों की बर्खास्तगी और जाहिर से तौर पर गिरते स्टॉक मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। यही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है वे पासा पलटने पर उत्तरदायित्व का भार भी उठाते हैं। 2017 में वे पद से हट गए, लेकिन जाते समय इमलेट कुछ गहन कह कर गए, अपने उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए था वह प्रत्यक्ष था। इमलेट ने अपने कर्मानुयायियों से कहा, हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे न कर रहे हों। हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे न कर रहे हों, लेकिन क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों को के लिए अदृश्य होते हैं। विस्तार, अल्पावधि निवेश, विनियामक यूनियन, दीर्घस्थायी दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक कि आप खुद उनका सामना न करें। इमलेट का कर्मानुयायी जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी यह बात सही तरह समझ ली। बहुत सी चीजें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग से अधिक कठिन होती हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम अति विश्वासी हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह नहीं आंक पाते और इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। 2018 तक 50 वर्ष के अंतराल में S&P में 119 गुना की बढ़ोतरी हुई। आपको बस कहना यह है कि आराम से बैठकर अपनी संपत्ति कंपाउंडिंग होने दें, लेकिन जाहिर सी बात है, सफल निवेश आसान ही नजर आता है जब आप खुद ना कर रहे हों। स्टॉक लंबे समय तक रोक कर रखिए। आप अक्सर सुनेंगे, यह अच्छी सलाह है, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो लंबे समय वाला दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है। हर योग्य चीज की तरह सफल निवेश में भी एक मूल्य की मांग करता है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर या सेंट नहीं है। यह है अस्थिरता, भय, शंका, अनिश्चितता और पछतावा, वे सभी जिन्हें अनदेखा करना आसान है जब तक आप वास्तविकता में उनका सामना न करें। यह समझने की अर्थ असमर्थता कि निवेश का भी मूल्य होता है, हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकती है और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता हो। मान लीजिए आप एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। आपके पास तीन विकल्प हैं, इसके लिए $30,000 का भुगतान करें, एक सस्ती इस्तेमाल हुई कार ढूंढें, या तीसरा ऑप्शन है इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना जानते हैं, क्योंकि एक बार कार चुराने का परिणाम लुभाव पर भारी पड़ जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप अगले 30 वर्षों में 11% वार्षिक प्रतिफल कमाना चाहते हैं, जिससे आप शांतिपूर्ण सेवानिवृत्त हो सकें। क्या यह परिपोषित मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज का एक मूल्य होता है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह मार्केट का एक कभी खत्म न होने वाला उपहास है जो बड़ी प्रतिफल देता तो है, फिर उतनी ही जल्दी उसे वापस भी ले लेता है। लाभांश मिलाकर 1950 से 2019 के बीच डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 11% का वार्षिक प्रतिफल दिया, जो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस अंतराल में सफलता का मूल्य भयंकर रूप से अधिक रहा। इस चार्ट में छायांकित रेखाएं देखिए, जो कि अपने पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम 5% तक कम कब थी। मार्केट प्रतिफल का मूल्य यह होता है, यह शुल्क है, यह प्रवेश शुल्क है और यह काफी पीड़ा पहुंचाता है। अन्य उत्पादों की तरह जितना बड़ा प्रतिफल होगा उतना ही अधिक मूल्य। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने 2002 से 2018 के बीच 35,000% का प्रतिफल दिया, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम पर कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 के बीच 3,19,000% का प्रतिफल दिया, इतिहास के सबसे अधिक प्रतिफल में से एक, लेकिन इस अंतराल में 95% समय पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम पर कारोबार किया। महत्वपूर्ण पहलू यह है, कार की तरह यहाँ भी
आपके पास कुछ विकल्प हैं। अस्थिरता और उथल-पुथल को स्वीकार कर आप यह मूल्य चुका सकते हैं, या फिर आप कम अनिश्चितता और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश सकते हैं, ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह, या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं, प्रतिफल पाने का प्रयत्न करना। इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचने के लिए निवेश में अधिकतर लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार के चोर की तरह। हालांकि वे नेकनियत और कानून के पाबंद होते हैं, वे ऐसी तरकीबें और कार्यनीतियां बनाते हैं जिनके मूल्य चुकाए बिना प्रतिफल पा सकें। वे ट्रेड इन और ट्रेड आउट करते हैं, वे अगली मंदी से पहले बेचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। आमतौर निवेशक थोड़ा बहुत अनुभव से भी यह जान जाते हैं कि अस्थिरता आम और सामान्य है। फिर काफी निवेशक अगले कदम के रूप में वह चुनते हैं जो सबसे तर्कशील प्रतीत होता है, इससे बचने का प्रयास करना। लेकिन धन देवता ऐसे लोगों को मान नहीं देते जो बिना मूल्य चुकाए परिपोषित पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बचकर निकल जाएं, कहीं अधिक पकड़े भी जाएं और फिर उन्हें दंड भी दिया जाए। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंग स्टार ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नजर डाली, जिनकी कार्यनीति सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वे कम जोखिम पर अधिक मार्केट प्रतिफल पर काम कर सकें। वे बिना मूल्य चुकाए प्रतिफल पाना चाहते थे। यह शोध 2010 के मध्य से 2011 के अंत तक के अंतराल पर केंद्रित था, जब यूएस स्टॉक मार्केट में मंदी के डर से घमासान मचा था और S&P 500 में 20% की गिरावट हुई। ठीक इसी तरह के वातावरण में सामरिक फंड काम करते हैं। यह उनको जगमगाने का समय था। मॉर्निंग स्टार की गिनती के अनुसार इस अंतराल के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। इनमें से मात्र 9 के प्रतिफल जोखिम समायोजित और बेहतर थे, बजाय साधारण 60-40 स्टॉक बॉन्ड फंड के। एक चौथाई से कम सामरिक फंड में सूचकांक से छोटी उच्चतम गिरावट थी। मॉर्निंग स्टार ने लिखा, कुछ अपवादों के अलावा सामरिक फंड ने कम लाभ प्राप्त किया और अधिक अस्थिर रहे और जोखिम के उतना ही अधीन थे जितना हेज फंड। बहुत से व्यक्ति निवेशक निवेश करते समय इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेशक में जिन फंड में निवेश किया था उनमें प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत की दर से कमजोर प्रदर्शन किया, जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीद कर रोके रखना था। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए निवेशकों को दुगना मूल्य चुकाना पड़ता है। वापस ईजी की बात करते हैं। इसके अनेक त्रुटियों में से एक पूर्व सीईओ जैक वेल्च के काल में उत्पन्न होती है। वेल्च यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे कि प्रति शेयर त्रैमासिक आय वाला स्ट्रीट के अनुमान को पछाड़ दे। वे ग्रैंड मास्टर थे। अगर वॉल स्ट्रीट के पत्रकार 0.25% डॉलर प्रति शेयर की अपेक्षा करते तो जैक कुछ भी करके 0.26% डॉलर प्रदान करते, फिर चाहे व्यवसाय या अर्थव्यवस्था की दशा कैसी भी हो। वे ऐसे आंकड़ों के परिमार्जन से करते थे। यह उदार विवरण है, भविष्य के तिमाही में से लाभ निकालकर वर्तमान तिमाही में डालना, ताकि आज्ञाकारी आंकड़े अपने मालिक को सलाम कर सकें। फोर्ब्स ने ऐसे ही दर्जनों उदाहरणों में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगातार 2 सालों तक लक्ष्य उपभोक्ता के बजाय बेनाम वित्तीय सहभागिता को लोकोमोटिव बेचे, जिनसे समावित्व के अधिकतर जोखिम को जीई पर ला छोड़ा। वेल्च ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, संकट काल को लेकर हमारे व्यवसाय प्रधानों की प्रतिक्रिया जीई संस्कृति की प्रारूपिक थी। तिमाही के खाते बंद होने पर भी बहुत से तुरंत आय की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहते कि वे अचंभे को ऑफसेट करने के लिए अपने व्यवसाय में से अतिरिक्त $10 मिलियन, $20 मिलियन या फिर $30 मिलियन लगा सकते हैं। नतीजा यह निकला कि वेल्च के नेतृत्व में शेयरधारकों को मूल्य नहीं चुकाना पड़ा। उन्हें स्थिरता और पूर्वानुमान प्राप्त हुआ, एक ऐसा स्टॉक जो साल दर साल बिना अनिश्चितता के अचंभे में बढ़ता रहा। फिर बिल देय हो गया, जैसा कि हमेशा होता ही है। जीई के शेयरधारकों को एक दशक तक उस महाकाय घाटे की मार झेलनी पड़ी जो पहले लेखांकन दांवपेच के कारण परिलक्षित थे। वेल्च के युग के छोटे मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे विचलित उदाहरण विफल गिरवी दिग्गजों फ्रेडी मैक और फैनी के रूप में देखने को मिलता है, जिन्हें 2000 के दशक की शुरुआत में अपने वर्तमान आय को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते पकड़ा गया। उनको ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि लाभ को भविष्य के अंतराल में फैलाकर निवेशकों को सहजता और पूर्वानुमान के भ्रम में रखा जा सके, मूल्य न चुकाने का भ्रम। प्रश्न यह उठता है कि लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है, सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइस टैग नहीं है जिसे आप देख सके। इसलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता।
यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है और हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं, जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और आईआरएस के जुर्माने का मतलब होता है कि आप कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सजा मिलनी जरूरी है। ट्रैफिक के जुर्माने और आईआरएस के जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सजा मिलनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे और वह घटाव उसे जुर्माने के रूप में देखे, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने की आवश्यकता है जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे कि आपको निवेश में लाभ आपके पक्ष में हो। कुछ निवेशकों की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो भी दूं तो भी मैं संभाल लूंगा। नए निवेशकों के लिए दोहरे रूप से सच है, जिन्होंने कभी भी 20% के घाटे को अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखेंगे, चीजें अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को लगा कि यह शुल्क चुकाना योग्य था। कुछ को लगा कि $100 कोई सजा या जुर्माना था। शुल्क का उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। निवेश में भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट प्रतिफल कभी मुफ्त नहीं होते और ना ही कभी होंगे। हर अन्य उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थायी मेले में जा रह सकते हैं जहां की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर मुफ्त के घर में रह सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। अस्थिरता, अनिश्चितता का शुल्क, प्रतिफल का मूल्य शुल्क वाले पार्क जैसे नकद और बॉन्ड से बड़े प्रतिफल पाने का प्रवेश शुल्क है। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है। अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करने का यही सही तरीका है, सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि यह समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी हो जाती है। अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे तो आप कभी जादू का अनुभव या आनंद नहीं ले पाएंगे। मूल्य का पता करें और फिर उसे चुकाएं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। थैंक यू।